गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAG 172 शासन मुद्दे और चुनौतियां का हमारा जो क्या रहेगा चैप्टर नंबर 7 रहेगा। और चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है शासन की चुनौतियां और नौकरशाही की भूमिका। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, शासन की चुनौतियाँ और नौकरशाही की भूमिका क्या। इसी चीज़ को मैं आपको बताऊँगा, इन्हीं 2 पॉइंट पर शासन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और नौकरशाही की जो भूमिका है किस प्रकार से बदल रही, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे आप इसमें देखेंगे, ठीक है, जैसे 7.2 है शासन की अवधारणा का उद्भव बताइए। भारत में शासन की अवधारणा कैसे, या शासन का अवधारणा में ढांचा कैसा है। या 7.4 है शासन की गुणवत्ता। 7.5 जो शासन की चुनौतियाँ और 7.6 है नौकरशाही की बदलती भूमिका। इन्हीं 2 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही 2 पॉइंट क्या रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यहाँ पर जैसे शासन की अवधारणा का उद्भव, तो यहाँ पर भारत का बारे में बता के भारत में कैसे शासन चला और किस प्रकार से हमारा शासन रहा पूरा, उसके बारे में यहाँ बता। फिर शासन के अवधारणात्मक ढांचा, इसको भी आप देख सकेंगे, इसको भी मैं अगली क्लास में इन चीज़ों को करेंगे। आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। उन्हीं 2 पॉइंटों के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से मैं डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं शासन की चुनौतियाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, 21वीं सदी में शासन अनेक चुनौतियों का सामना करा भाई। प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो जो शासन है उसको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना। अधिकांश विकासशील देशों में अगर हम बात करें, विशेष रूप से एशिया के संदर्भ में, यह बात बिल्कुल सही है। दुनिया के तो सभी देश शासन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो एशिया के संदर्भ में अगर देखें तो ये बिल्कुल सही है। ये चुनौतियाँ विभिन्न स्तरों पर हैं भैया। जो शासन में चुनौतियाँ हैं हर लेवल पर हैं, वैश्विक स्तर पर है, पूरे इंटरनेशनल पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, क्षेत्रीय स्तर पर है, स्थानीय, यानी शासन में अगर देखोगे तो हर जगह पर चुनौतियां भरी पड़ी हैं, वह कोई भी स्तर हो। ठीक है, स्थानीय मुद्दों से संबंधित चुनौतियों का सामना, चुनौतियों का समाधान तो स्थानीय स्तर पर होता है। यानी अगर स्थानीय स्तर की चुनौती है तो उस समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा। अगर क्षेत्रीय, अगर मैं बात करूँ क्षेत्रीय स्तर की चुनौती है तो उसका सामना क्षेत्रीय स्तर पर होगा। अगर कोई चुनौती राष्ट्रीय है तो उसका समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अगर किसी समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है तो उस समस्या का समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। क्योंकि मुद्दे स्थानीय होते हैं, जैसे बाढ़ है, बाढ़ नियंत्रण हो या घनत्व हो, ग्रामीण शहरी विभाजन हो, शहरी शासन हो या लोक प्रशासन हो, इस प्रकार की कुछ चुनौतियां होती हैं। अनेक कारण होते हैं, विशेष रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इनके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाधान की अपेक्षा की जाती है। यानी शासन में जो भी चुनौतियां हैं हर प्रकार की, भाई बाढ़ नियंत्रण हो, घनत्व हो, ग्रामीण शहरी विभाजन हो, शहरी समस्या हो, ये जितनी प्रकार की समस्या चुनौतियां होती हैं, लेकिन कुछ चुनौतियों के अनेक कारण हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके क्या होते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। विशेष रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक, इनके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाधान की अपेक्षा, यानी जो क्षेत्रीय समस्या होती हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती हैं, उन समस्याओं का समाधान अपेक्षा की जाती है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के लिए अनिवार्य होती है। देखो यहाँ पर समस्याएं जो हैं उनमें सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समस्याओं में देखो किसी भी राज्य में प्रतिस्पर्धी लोकप्रियता या कुछ विशेषों की पूर्ति शासन की चुनौती नहीं होती। देखो अगर बात करें जो राज्य है, अगर किसी भी प्रतिस्पर्धी राज्य की बात करें जहाँ पर लोकप्रियता है, ठीक है, वहाँ पर कुछ अभिलक्षणों की पूर्ति शासन की चुनौती नहीं होती। यानी कहीं कहीं पर किसी राज्य में क्या होता है, शासन में क्या होती, वहाँ पर पूरी चुनौतियाँ नहीं होती। संस्थानों के मूलभूत मूल्यों को पुनर्स्थापित करना और सही मायने में स्वायत्ता निगरानी प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके निर्वाह को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कहीं पर क्या हो सकता है, शासन में अगर किसी प्रकार की चुनौतियां हैं, अगर उसको हम निगरानी करते हैं, देख रेख करते हैं, या जो समस्या हैं उनका सही समय से समस्याओं का निर्वाह किया जाएगा, तो शासन की जो चुनौतियाँ होगी सुनिश्चित करना शासन की चुनौतियाँ होगी। विधेयक को कानून बनाना चाहिए, यानी विधायक को कानून बनाना चाहिए, सरकारी नीतियों का पर्यवेक्षक करें। यानी जो विधायक है या कह सकते हैं जो हमारी संसद है उसको क्या करना चाहिए भाई, विधेयक बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। सरकारी नीतियों का पर्यवेक्षक यानी जो सरकार नीतियाँ बना रही, जो सरकारें हमारे कानून बनाती है, ठीक है, चुनौतियों को कह रहे हैं। शासन में जो भी चुनौतियां हैं, यानी हमारी संसद है वो क्या होती है, कानून बनाना चाहिए, और सरकारी नीतियों का पर्यवेक्षक यानी उसका ऑडिट भी करना चाहिए। कार्यपालक को निष्पक्ष और न्यायोचित शासन
करना। ये जो कार्यपालक है, यानी कार्यपालक का मतलब होता है कि जो सरकारी योजनाओं को चला रहे हैं उनको निष्पक्ष और नियोजित शासन तथा सार्वजनिक सेवाओं का कुशल वितरण, यानी जो कार्यपालक हैं, यानी जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो लोग प्रशासन चला रहे हैं, उनको निष्पक्ष रूप से भैया तथा शासन को सुनियोजित रूप से तथा जितने भी हमारी सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, यानी आम लोगों की जो सेवाएं की जाती हैं, आम लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उनका कुशल वितरण, यानी सबको योजनाएं मिले, सबको योजनाओं का लाभ मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए। न्यायपालिका को समाज में सभी वर्गों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए, यानी हमारी जो न्यायपालिका है उसमें सभी को शीघ्र न्याय मिले, यानी सबको भैया जल्दी न्याय मिले, इस प्रकार के यानी न्यायपालिका को सभी को भैया जल्दी न्याय मिले, उनके मामले लटके न रहे लंबे लंबे समय तक, इसके लिए क्या करना चाहिए, न्यायपालिका को इस तरह से कार्य करना चाहिए। पिछले कुछ दशकों से विकासशील लोकतंत्र में लोक प्रशासन के परिवेश में अत्यधिक परिवर्तन आया। पिछले कुछ दशकों में अगर बात करें, जब से विकासशील देश में जब से लोक प्रशासन आया है तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो वातावरण है उसमें अत्यंत परिवर्तन यानी चेंज हुआ है। भारत में शासन की समसामयिक चुनौतियाँ, यानी भारत में जो शासन है उसमें जो चुनौतियाँ हैं लगभग हर समय में विद्यमान रही हैं। नौकरशाही के साथ समस्याएं में नौकरशाही जो उनके साथ समस्याओं में, इसमें राष्ट्र की उच्चतर सिविल सेवा की भर्तियों के लिए पुरानी प्रक्रिया, मापदंड, सरकारी संचालन में सख्ती, अक्षमताएँ, भ्रष्टाचार, जवाबदेही का अभाव, लोक सेवा में प्रतिनिधि का अभाव, नागरिकों की अनुकूलता, शासन में निजी। अगर हम बात करें भारत में शासन को लेकर के अगर बात करें तो कई सारी चुनौतियां हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ पर नौकरशाही में अगर बात करें, जो जैसे आईपीएस और आईएएस अधिकारी होते हैं, इनको जो भर्ती किया जाता है, इनकी सिविल सेवा जो भर्ती होती है उनमें जो प्रतिक्रिया चलती है, उनमें जो भर्ती का नियम है वो बहुत पुराना है, सारी चीज़ें पुरानी हैं। सरकार में संचालन में अगर सख्ती हो, आज देखें हमारे शासन में क्या समस्या भाई, भ्रष्टाचार है। आज जो हमारा शासन प्रशासन है वो जवाबदेह नहीं है, ठीक है। लोक सेवाओं का अगर बात करें, जो लोक सेवाएं हैं उनमें प्रतिनिधियों का अभाव है, यानी जो लोगों का काम करना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, आज प्रतिनिधियों का अभाव है। नागरिकों के प्रति अनुक्रिया, हमारे जो नागरिक हैं वो भी अपने क्रियाओं के प्रति, यानी नागरिक भी हैं, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शासन में निजी क्षेत्र यानी शासन की अगर बात करें या निजी क्षेत्रों की बात करें तो नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका से निपटने में नौकरशाही असमर्थ है। अगर बात करें तो हमारा जो निजी शासन है या जो नागरिक समाज की जो बढ़ती हुई भूमिका है उसमें निपटने में हमारी जो नौकरशाही पूरी तरीके से क्या है, असमर्थ शामिल है। 1991 में भारत ने अपने बाजार और सरकारी स्वामित्व वाले कई निजी उद्योगों को उदार बनाया, यानी 1991 में क्या था, हमारे देश में उदारीकरण होता है यानी वैश्वीकरण होता है, और भारत क्या करता है, अपने सरकारी स्वामित्व वाले यानी सरकारी जो कई कंपनी होती है उनको निजी उद्योगों का उदार बनाया और वैश्वीकरण के प्रति खुला रुख बनाया। यानी 1991 में हमारा जो देश होता है वह खुली अर्थव्यवस्था को अपनाता है, हमारे देश में वैश्वीकरण होता है, यानी हमारे देश में दूसरे देश की कंपनियां आती हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं उनको भी कंपनी लगाने का, फैक्ट्री लगाने का, इस प्रकार की चीज़ों को मिलते हैं। इन सुधारों के फलस्वरूप भारतीय राजनीति और आर्थिक प्रणाली तथा शासन में अभूतपूर्व चुनौतियां का अमूल्य यानी कहते हैं जब भारत में आर्थिक परिवर्तन हुए, ठीक है, यानी हमारे देश में जब भैया आर्थिक परिवर्तन हुए और जब हमारे देश में क्या होता है कि वैश्वीकरण होता है, तो भारत में राजनीतिक आधार पे आर्थिक प्रणाली जो यानी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में जो आर्थिक प्रणाली है उसमें शासन में बहुत सारी चुनौतियों का परिवर्तन आया, अमूल परिवर्तन खुद बहू आ गई। एक और उदारीकरण और वैश्वीकरण भारत में अधिक संपदा अपेक्षाकृत बड़ा मध्य वर्ग और आधुनिकीकरण लाने में सहायक है। अगर बात करें उदारीकरण और जो वैश्वीकरण क्या था, वह भारत में मध्य वर्ग जो हमारा था, जो मिडिल क्लास था, उसको अगर बात करें उसको आधुनिक बनाने में, भारत में चीज़ों को बनाने में सहायक हुआ। दूसरी ओर लोक प्रशासन सुधारों में आधुनिक संरचनाओं के विकास में गरीब व अमीर के बीच बढ़ते हुए अंतराल को कम करने की ज़रूरत को जन्म दिया। यानी अगर देखें एक और अगर बात करें तो भारत में जो आधुनिकीकरण रहा वह भारत को आधुनिक बनाने में, जो भारत में उदारीकरण का वैश्वीकरण वह भारत को आधुनिक बना रहा था, टेक्नोलॉजी दे रहा था, लेकिन भारत में जो प्रशासनिक कार्य थे उनमें सुधार की ज़रूरत महसूस हुई। अगर भारत में विकास की बात करें, अमीर और गरीबी के बीच जो खाई बढ़ रही थी उसको अंतराल को कम करने को भी जन्म दिया। यानी भारत में भैया तो एक तरफ से देखें तो प्रशासन में क्या हुआ, या अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, वैश्वीकरण उदारीकरण से अगर हम बात करें तो हमारा जो बड़ा मध्यम वर्गीय था वो क्या हुआ, आधुनिकीकरण की ओर गया, यानी हमारे लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर होगी। लेकिन हमारे शासन प्रशासन में विकास में यानी डेवलपमेंट में अमीर और गरीब के जो बीच जो खाई है, इन सारी समस्याओं को जन्म दे दिया। किसने? वैश्वीकरण उदारीकरण ने। विकास
लोकतंत्र की समस्या ऐसी शासन प्रणाली जो समय समय पर प्रमुख बदलाव से, यानी जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, या वो लोकतंत्र में जो विकास डेवलपमेंट है समय समय पर वह कई सारे प्रमुख बदलावों से गुजरा है। ठीक है, जो कभी कभी अव्यवस्थित और अत्यंत अप्रभावी लगता है। कभी कभी जो अगर बात करें जो हमारा लोकतंत्र है कभी कभी बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित या अप्रभावी सा लगता है। परिवर्तन धीमी गति से हो रहा है। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में जो हमारा शासन प्रशासन है या वैश्वीकरण जो हो रहा है वह बहुत धीमी गति से हो रहा है। इसके लिए देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की ओर समाकलित और समावेश की जरूरत है। यानी भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो परिवर्तन है वह बहुत धीमी गति से हो रहा है। भारत में तीव्र गति से परिवर्तन तभी होगा जब भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो हमारी संस्थाएं हैं, ठीक है, हमारी जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनमें समाकलित और समावेशी है, यानी सबको साथ मिलकर के जब प्रयास किया जाएगा तभी हमारे देश में अच्छे से चीज़ें होंगी। विश्व भर में हाल में ही सभी क्षेत्रों में संगठनात्मक स्तरों पर, यानी विश्व की अगर बात करें तो विश्व में जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अगर संगठन के तौर पे देखें तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक, शासन संबंधी मुद्दे निरंतर महत्वपूर्ण, यानी अगर चाहे विश्व में अगर बात करें विश्व में जितने भी संगठन है, चाहे आर्थिक है, सामाजिक है, पर्यावरणीय है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है, सभी में जो शासन के मुद्दे हैं वह लगातार निरंतर महत्वपूर्ण हो गए हैं। वैश्वीकरण ने जिस ढंग से समुदाय, समाज, राष्ट्र और विश्व को शासित किया, यानी वैश्वीकरण जिस तरह से हमारे राष्ट्र को, समाज को, देश को जिस तरह से शासित करता है या चलाता है, इससे अगर बात करें तो जो शासन के मुद्दे हैं, शासन के मुद्दों का संचार और वातावरण पूरी सब, यानी जब से वैश्वीकरण हो तब से हमारे जो मुद्दे हैं या संचार है या जो हमारी वार्तालाप होती है उनमें भाई पूरे तरह से बदलाव है और उसे तीव्र हो गया। आज अगर बात करें तो हमारे जो संचार के साधन हैं या बातचीत का साधन है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बढ़ रहे आर्थिक तनाव और बजट किफ़ायती, यानी आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आर्थिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा भाई। बजट में फियाना वाली वर्तमान आर्थिक स्थिति शासन में उन प्रणालियों की रचना और पुनर्रचना करती है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदन, यानी अगर हम बात करें जो आर्थिक तनाव बढ़ रहा है, बजट की किफ़ायती वाली जो वर्तमान टाइम में जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, ठीक है, आर्थिक स्थितियां हैं, वह शासन की उन प्रणालियों की रचना करती है या उन प्रणालियों को बताती हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। यानी ऐसी प्रणालियों की हम चर्चा करेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है। देखो, शासन में कुछ समकालीन मुद्दे और चुनौतियां इस प्रकार हैं, यानी शासन जो हमारा प्रशासन है उसमें कुछ चुनौतियां, मुद्दे कौन कौन से हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियां लगातार निरंतर विखंडित हो चुकी। अगर बात करें हमारी जितनी भी शासन सिस्टम है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वह चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या हमारे आर्थिक हो, उसमें लगातार क्या प्रशासन में लगातार विखंडन, लगातार टूट रही हैं या हमारी जितनी भी संस्थाएं वह लगातार जर्जर या कमज़ोर हो रही हैं, जिससे विश्वव्यापी कार्यनीति प्रयासों को अधिक जटिल बन गया। यानी जिससे क्या विश्वव्यापी जो कार्यनीति है, जो कार्य करने के जो नियम कानून है वो लगातार क्या हो रहे हैं, जटिल बनते जा रहे हैं, यानी कठोर बनते जा रहे हैं। व्यक्तिगत और समूहों द्वारा अगर बात करें तो व्यक्तियों द्वारा और समूहों के द्वारा भिन्न भिन्न मूल्यों का, अभिवृत्तियों का व्यवहारों ने नागरिक और समूहों और संगठनों के समावेश और सहभागिता के लिए अधिक विविध प्रकार की मांगों को जन्म दिया। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो व्यक्ति और जो समूह हैं उनके व्यक्तियों के क्या है, भिन्न भिन्न मूल्य हैं, भिन्न अभिवृत्तियाँ हैं, व्यवहार हैं, नागरिक समूह हैं, उस सभी ने क्या समावेशी और सहभागिता के लिए अधिक विविधता, यानी सभी लोगों में समावेश लाना पड़ेगा, विविधता लानी पड़ेगी, तभी हम मूल्यों को, अभिव्यक्तियों को और व्यवहारों को सभी को दे पाएंगे। अगला, हितों को निरूपण की रचना के लिए, यानी सभी के जो हित रहें वो भैया सुरक्षित रहें और विस्तृत रहें और किसी के हित में किसी प्रकार का रुकावट न या ज़्यादा जटिल न रहें। उत्तरोत्तर आम व्यक्तियों के लिए ज़्यादा स्पष्ट, सुवच्छ, स्पष्ट, योग्य जवाबदेही हो सकती है, यानी हमें क्या है, जवाबदेही होना बहुत ज़्यादा जरूरी। अगला जो हमारा रहेगा, हमारी राजनीतिक प्रणालियों की लोकतांत्रिक गुणवत्ता का क्षय होने की काफ़ी, यानी जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो चीज़ें हैं उसका क्षय होने की क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं। अगला जो हम बात करेंगे, शासन की मुख्य चुनौतियां क्या। शासन की जो मुख्य चुनौती क्या है, सूचना अंतराल, यानी जो यहाँ पर सूचनाएं दी जाती हैं, ली जाती हैं, वह उसमें बहुत सारे गैपिंग है। इसकी वजह से क्या शासन में, प्रशासन को चलाने में दिक्कत है। इससे अभिप्राय है लोक नीतियों को नियमित, क्रियान्वित और प्रदान करने में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सूचना की विषमता है। अगर कोई भी सरकार नियम बनाती है, सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसमें जो नियम कानून बनते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक जो होती है उसको पहुंचने में, उसको जानने में सूचनाओं के बीच में काफ़ी विषमता है या काफ़ी उसमें अंतराल पाया जा रहा है। अगला, क्षमता अंतराल, यानी कैपेसिटी भी गैपिंग की है। टाइमिंग की तो है, इंफॉर्मेशन गैप है, लेकिन कैपेसिटी गैप भी है। सरकार के स्तर चाहे
कोई भी हो, मानव ज्ञान हो, कौशल आधारित हो, तकनीकी स्तर जानकारी हो, कार्य को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध रचनात्मक स्रोतों का अभाव है। अगर बात करें कि अगर जो हमारी सरकार कुछ भी करना चाहती हो, चाहे मानव के ज्ञान के कौशल को बढ़ाती हो, चाहे जानकारी या तकनीक या कुछ भी करती हो, उस कार्यों की बारे में जो स्रोत हैं, उन स्रोतों का या उसको जानने के लिए जो स्रोत होने चाहिए, उनमें हमें क्या है, निरंतर अभाव पाया, यानी निरंतर भैया अभाव मिल रहा है। ठीक है, अगला वित्तीय अंतराल क्या होता है। ठीक है, देखो वित्तीय अंतराल उपकेंद्रीय राजस्व और उनके दावों को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत व्यय के बीच में अंतर को पारदर्शी। वित्तीय अंतराल क्या होता है कि हमारे जो पैसे दिए जाते हैं, लिए जाते हैं योजनाओं में, उनमें जो गैपिंग होती है, एक सरकारी योजना में एक बार पैसा तो दिया जाता है, लेकिन जब दूसरी बार पैसा देने की होती है तो पैसा नहीं ठीक जल्दी से जारी होता। अगर किसी योजना के लिए 500 करोड़ जारी करने हैं तो क्या होता है, कई बार 200 करोड़ तो जारी हो जाता, भैया 200 करोड़ तो शुरू मिल जाता है, लेकिन जो उसके 300 करोड़ बचे हैं उसको नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वित्तीय अंतराल यानी कोई भी हमारी जो योजना होती है या फंडिंग हेतु सरकार के उच्च स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्भरता को सूचित है। यानी हमारे जो बाध्यता है, ज़्यादातर जो हमारी बाध्यता या जो हमारे फंडिंग से रिलेटेड काम है, सरकार उसमें क्या है, प्रत्यक्ष निर्भरता, यानी सरकारों पर निर्भर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला जो हमारा रहेगा, देखिएगा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन गैप यानी प्रशासनिक अंतराल भी है। प्रशासनिक सीमाओं के उप केंद्रीय स्तर पर प्रक्रियात्मक आर्थिक क्षेत्रों में लागत ना होने पर यह अंतराल है। अगर बात करें तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में भी काफ़ी सारा गैपिंग है, एक काम को चल जाता है तो दूसरा काम जल्दी से होता नहीं। प्रशासन भी क्या है, काफ़ी लापरवाह है, प्रशासन भी जल्दी सजग या जागरूक नहीं, उसमें भी गैपिंग। नीति का अंतराल है, यानी नीति का अंतराल का मतलब होता है जैसे मंत्रालय जब अंतर क्षेत्रीय नीतियों का सूत्रीकरण, उदाहरण के लिए जैसे ऊर्जा, जल, युवा में सोपान दृष्टिकोण को अपनाने में फलस्वरूप निरंतर अंतराल, यानी जो हमारी सरकारें हैं जो नियम कानून बनाती हैं, उन नियम कानून बनाने में भी काफ़ी बड़ी देरी होती है। एक नियम कानून बन जाता है तो उसमें सुधार होने में या उसमें कोई बदलाव होने में या कोई नया कानून लाने में हमारी जो नीतियाँ हैं, हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, पॉलिसी में भी बहुत सारी भैया गैपिंग है। तो यानी हमारी जो अगर बात करें जो शासन में कौन कौन सी चुनौतियाँ भैया, सूचना अंतराल है, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है। कैपेसिटी गैपिंग भैया, क्षमता नहीं है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्षमता कम है, लोगों की कमी, इस प्रकार की चीज़ें हैं, जानकारी नहीं है, कौशल नहीं है। वित्तीय अंतराल यानी पैसे एक बार जारी हो दोबारा जारी नहीं होते, या पैसे को लेकर के वहाँ पर समस्या, फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन गैप ज़्यादा पाया जाता है, एक बार जो हमारा शासन प्रशासन होता है उसकी जल्दी नींद नहीं खुलती या जल्दी वो काम नहीं करता है। नीति अंतराल का मतलब होता है कि सरकार एक योजना को तो बना देती है, लेकिन उसमें बदलाव करने में, उसमें चेंज करने में या जल्दी फटाफट योजना बनाने में या समस्याओं का समाधान करने में अगर कोई नियम कानून बनना है तो उसमें गैपिंग बहुत है, उसमें टाइम बहुत लगता है। ये सारी जो चीज़ें हैं यानी शासन में ये सारी क्या है, शासन प्रशासन को चलाने में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगला जो हमारा रहेगा 7.6 रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैश्वीकरण में नौकरशाही की बदलती भूमिका, यानी जो हमारा नौकरशाही क्या होती है, पहले से जो IAS और IPS अधिकारी होते हैं इन्हीं हम बोलते हैं नौकरशाह। ठीक है, ज़्यादातर जो नौकरशाह है, जो IAS अधिकारी है, जो IPS अधिकारी है, जो IFS अधिकारी होते हैं, यही नौकरशाह होते हैं। ठीक है, राज्य पर वैश्वीकरण का प्रभाव विभिन्न रूपों पर पड़ा, यानी जो हमारा स्टेट है, राज्य है, उस पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो अब कई रूपों में पड़ा है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, राज्य पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वह कई रूपों में पड़ा है। ठीक है, राज्य पर वैश्वीकरण कई रूपों में पड़ा है। राज्य नियोजन, परामर्श या वार्तालाप, राज्य जो है, राज्य हो, नियोजन हो, परामर्श हो या वार्तालाप हो या संधिकरण हो, विभिन्न प्रक्रियाओं को जोड़ने में कार्य करता है। यानी जो राज्य होता है, चाहे भैया कोई सहायता लेनी है, वार्तालाप करना है, कोई नियोजन करना है, परामर्श लेना है या किसी निर्माण कार्य को करना है, उसमें जो राज्य करता है उन सारी चीज़ों को जोड़ने का कार्य करता है। एक कार्य शासन के विभिन्न स्तरों पर होते हैं, यानी जो काम होता है वह शासन के विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं। राज्य गतिविधियों का केंद्र, यानी जो हमारा स्टेट है उसमें तमाम तरह की गतिविधियों का केंद्र होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कई साझेदारों और परिणिधारियों पर सहमत, यानी जो राज्य होता है वह सभी गतिविधियों का केंद्र है, सभी गतिविधियों में भाग लेता है और सभी निर्णयों को लेता है। शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि नौकरशाही के आकार और क्षेत्र कार्य में धारा प्रवाह लाने के लिए बाजार शक्तियों तथा नागरिकों के मत के अनुरूप बनना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि जो हमारी शोध और अध्ययन ये बताते हैं भैया कि जो शोध हैं, जो अध्ययन ये बताते हैं कि नौकरशाही, ठीक है, शोध अध्ययन क्या बताते हैं
कि नौकरशाही को आकार देने के लिए कार्य क्षेत्र में धारा प्रवाह लाने की क्या है ज़रूरत, ताकि उनके बाजार की शक्तियों तथा नागरिकों के मत अनुसार, यानी नागरिकों के क्या मत है या नागरिकों के मतानुसार हम क्या कर सकते हैं, उसमें विश्वस्तरीय और सुधारात्मक उपयोग, यानी अगर हमें नौकरशाही को चेंज करना है, नौकरशाही को बदलना है, तो उसमें हमें क्या एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। नौकरशाही का जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्य है, उसको मार्केट के साथ, बाजार के साथ कंपटीशन होगा, तभी हमारी जो नौकरशाही होगी क्या बदलेगी या उसमें कोई ना कोई सुधार की शुरुआत होगी। हक के अनुसार नौकरशाही की भूमिका विकासात्मक से प्रबंधकीय, जो नौकरशाही क्या करती है, नौकरशाही भैया विकासात्मक कार्यों को करती है, ताकि विकासात्मक से प्रबंधकीय, यानी विकास के साथ साथ वो चीज़ों का क्या करती है, प्रबंधन भी करती है, मैनेजमेंट। सक्रिय अग्रणी में, यानी जो हमारी नौकरशाही क्या करती है, वो सक्रिय रहती है और अग्रणी होकर के कार्यों को करती है। नागरिक केंद्र में उपभोक्ता केंद्रित में परिवर्तन करती है, यानी नागरिक और केंद्रित में, यानी नागरिक जो केंद्रित में, उनमें जो परिवर्तनीय है। शैक्षणिक साहित्य में नौकरशाही या नौकरशाह लोकतंत्र में को आमतौर पर समाज के लिए शासन प्रदान करने का प्रतिपक्षी यानी विरोधी दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। अगर यहाँ पर बात करें जो नौकरशाही है, ठीक है, शैक्षणिक साहित्य में जो नौकरशाही है वह लोकतंत्र को आमतौर पर समाज के लिए शासन प्रदान करने वाले, यानी शासन प्रदान करने वाले क्या विरोधियों दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। अगर जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो नौकरशाही होती है उसकी कई बार बुराई की जाती है, उसको उसके या कड़े शब्दों में उसकी आलोचना भी भैया होती है। लोकतंत्र को आमतौर पर समाज के लिए शासन में प्रतिपक्षी यानी विरोधी के रूप में भी देखा गया है। एक और नौकरशाही को विशिष्ट रूप से सार्वजनिक या लोक निर्माण में, यानी जो हमारा नौकरशाही उसको विशेष रूप से या एक लोक निर्माण के कार्यक्रम प्रशासन के लिए अनिवार्यता के रूप में देखा जाए, यानी हमारे जो लोक प्रशासन के काम है, जो कार्य नीतियां हैं, उसमें नौकरशाही को अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है। लेकिन व्यक्तिगत नागरिकों की अभिलाषा व मांगों के प्रति, यानी जो हमारे व्यक्तिगत नागरिक हैं, जो उनकी जो अभिलाषा है, जो नागरिकों की मांग है के प्रति अत्यधिक उदासीन और विविध सम्मत के रूप में है, यानी नागरिकों के प्रति जो मांग है, जो अभिलाषा, उसके प्रति क्या नौकरशाही उदासीन दिखाई देती है। नौकरशाही शासन के सोपान क्रमिक और सत्तावादी रूपों से भी संबंध है, यानी जो नौकरशाही है, जो हमारी सरकारें होती, जो सत्तावादी लोग होते हैं, उनसे भी क्या भली भांति उनसे बंधी रहती है। भले ही शासन स्थानीयकरण और नौकरशाही के रूपों के एक हिस्से के रूप में नागरिकों को एक के साथ समाज व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपयोग के लिए किए जाने वाले निर्णयों को रिकॉर्ड और औचित्य प्रदान कर रही है। यानी जो हमारा नौकरशाही है, ठीक है, नौकरशाही क्या करती है, हमारे समाज में जो व्यवहार है या सार्वजनिक क्षेत्रों में जो उपभोक्ता है द्वारा किए जाने वाले जो निर्णय है, जो रिकॉर्ड है, उनका औचित्य प्रदान करने के लिए काम करे, यानी नौकरशाही लगातार नागरिकों में काम करे। शासन का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें, जो हमारा शासन प्रशासन है उसका लगातार भैया क्या हो रहा है, जो स्वरूप है वह लगातार बदल रहा है। पहले आगत यानी निवेश जो होता था इनपुट पर केंद्रित था, अब उत्पादन आउटपुट पर, यानी पहले जो उत्पादन था इनपुट पर था, अब जो उत्पादन है क्या है, वह आउटपुट पर केंद्रित है। नवीन लोक प्रबंधन के अंतर्गत अगर हम बात करें, यानी नवीन लोक जो प्रबंधन, उसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के सुधार उत्पादन कार्यक्रम संबंध है, यानी जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उसमें जैसे उत्पादन सुधार जो केंद्र है वह संबंध है। निष्पादन प्रबंधन विशेष रूप से निजी क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है, यानी निष्पादन जो प्रबंधन विशेष रूप से जो हमारे निजी क्षेत्र यानी मूल्यांकन, निष्पादन का मतलब मूल्यांकन जरूरतों पर बल देता है, यानी इस पर क्या कर रहा, जरूरतों पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। प्रदान की जाने वाली सेवाओं में जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनमें नागरिक संतुष्टि को मापा जाने का हिस्सा है, यानी जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उससे नागरिक कितना संतुष्ट है, इसको मापा जा सकता है। यह माप का एक रूप है जो नागरिकों की सहभागिता की अपेक्षा करता है और लोकतंत्र अवगत के रूप में भले ही निष्क्रिय कार्य करता है। यह परिवर्तन में सूचनाओं को बदले में सूचित करता है कि जवाबदेही लोकतांत्रिक रूप से ज़्यादा केंद्रीकृत या साधन, यानी एक क्या करता है, शासन प्रशासन सही चल रहा है, शासन प्रशासन नहीं चल रहा है, इसके बारे में लगातार क्या देखा जाता है कि शासन प्रशासन सही है नहीं है। अगर नहीं सही मिलता तो उसमें चेंज किया जा सकता है या बदलाव होता है। यह परिवर्तन बदलने में सूचित करता है कि जवाबदेही लोकतंत्र के लिए ज़्यादा केंद्रीय, यानी जो परिवर्तन यह बताता है कि जो जवाबदेही है वह लोकतंत्र के लिए क्या केंद्रीय साधन है, मुख्य चीज़ है, ठीक है। यह क्या है, केंद्रीय साधन है, मुख्य चीज़ है, ठीक है। सार्वजनिक सहभागिता लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक सहभागिता है बीएस, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें सहभागिता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है, जितने भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसमें सहभागिता होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण लोकस यानी स्थलीय, लोकतंत्र के लिए जो सामाजिक सहभागिता है,
ठीक है। दूसरा लोकतंत्र के लिए अगर बात करें, जो हम बात करें सार्वजनिक जो सहभागिता है, यानी जो सरकारी काम है उनको पार्टिसिपेट या उनका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रभावी और सक्षम संस्थाएं सफल शासन पद्धति का निर्माण करती हैं, यानी अगर जो प्रभावी शासन है या सक्षम संस्थान है तो वह सफल शासन को बनाएगी के आधार पर निर्मित होंगी। नौकरशाही सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण, जो नौकरशाही होती है वह सामाजिक स्थिति सामाजिक आर्थिक और राष्ट्र निर्माण में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निभा रही है। हाल ही में कई कारकों से नौकरशाही की भूमिका में बड़ा बदलाव, हाल में अगर बात करें तो नौकरशाही की जो भूमिका है उसमें क्या है भैया, बड़ा बदलाव या परिवर्तन आया है। समकालीन संदर्भ में राज्य की परिवर्तनशील भूमिका के कारण नौकरशाही के रूप में, अगर राज्य जो है समकालीन में राज्य एक परिवर्तनशील भूमिका रूप में है और नौकरशाही के रूप में भी भारी परिवर्तन हुआ है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव से प्रशासनिक समस्याओं में जटिलता बढ़ गई। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जैसे उदारीकरण हुआ, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ, तब से जो हमारी प्रशासन में जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक काया पलट के अंतर प्रभाव से भारतीय नौकरशाही के स्वरूप में, अगर बात करें जैसे हमारी सामाजिक है, संस्कृति है, और जब से मैं बात करूँ जब से भारत में वैश्वीकरण हुआ, जब से भारत में वैश्वीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ है, तब से अगर बात करें शासन समाज में जो समस्याएं हैं वह उसमें क्या नौकरशाही में दृष्टि में आया है। फलस्वरूप अनुक्रियाशीलता, जवाबदेही, सक्षम प्रशासन की मांग नहीं। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें कोई भी चीज़ हो, लेकिन अनुक्रियाशीलता, जवाबदेही और सक्षम प्रशासन की मांग जो है वह निरंतर बढ़ रही है। नौकरशाही को सहभागिता और जवाबदेही, यानी जो हमारी नौकरशाही भैया उसको जवाबदेही और सहभागी बनना पड़ेगा, स्पर्धा और द्वंद्व करना पड़ेगा। प्रयोक्ता और नागरिक के बीच संतुलन, यानी प्रयोक्ता और नागरिक के बीच हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलन बनाए रखना पड़ेगा और संतुलन के साथ ही चलना पड़ेगा। नौकरशाही को एक ऐसा उपयुक्त परिवेश सुनिश्चित करना होगा, यानी जो हमारी नौकरशाही है उसको एक ऐसा परिवेश सुनिश्चित करना होगा या बनाना पड़ेगा, एक ऐसा परिवेश बनाना पड़ेगा जो नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित, यानी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा। कानून और व्यवस्था बनी रहे, यानी हमारे समाज में जो कानून है, जो व्यवस्था है वह बनी रहे, निरंतर प्रदान की जाए। लोगों के कल्याण और सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आधारित संरचना का उपयोग, यानी सक्षम आधारित जो संरचना है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें प्रयोग करना चाहिए या हमें उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आगे देखा, नौकरशाही भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का आधार है। अगर नौकरशाही की बात करें, जो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली है उसका एक आधारभूत ढांचा, उसकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन से इसका स्वरूप बदला है। अगर प्रेजेंट टाइम में बताएं सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो परिवर्तन हुए उससे क्या इसका जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आया है। नवीन लोक प्रबंधन और सुशासन सुधारों के दिशा निर्देश व शासन का परिदृश्य बदला, यानी नवीन लोक जो प्रबंधन है, जो सुशासन है उसमें क्या उस चीज़ के शासन में क्या है, परिदृश्य बदल गया है, जिसमें नौकरशाही को ज़्यादा पारदर्शी, सक्षम और जवाबदेह बनाने। अगर प्रेजेंट टाइम में भारत में बात करें, जो भारत में जो नौकरशाही है उसको ज़्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, सक्षम और जवाबदेह बनाने के लिए बल दिया जा रहा है, ठीक है। नौकरशाही के दायित्व, नियामक और कार्य सेवा बढ़ाए जा रहे हैं। ये जो हमारी नौकरशाही उसमें जो उसके जो दायित्व है, नियामक है, जो कार्य सेवा उसको उसमें वृद्धि हुई। समसामयिक शासन चुनौतियों को पूरा करने के लिए नौकरशाही में ज्ञान प्रबंधन, यानी जो हमारी नौकरशाही वो सभी प्रकार की समस्याओं का सामना कर सके, इसके लिए उनको नॉलेज मैनेजमेंट की भूमिका निभाने की आशा की जा रही है। यानी उनको भी नौकरशाही को ज्ञान प्रबंधक की भूमिका निभाने की आशा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है नौकरशाही की भूमिका बदल रही है और बात करें प्रशासन में कई प्रकार की चुनौतियाँ आ रही हैं। आगे देखिए, नौकरशाही की भूमिका भिन्न भिन्न स्तरों पर अलग अलग है भैया, हर स्तर पर नौकरशाही की भूमिका अलग है। शीर्ष रचनाओं के स्तर पर, टॉप लेवल पर नौकरशाही का कार्य नीति निर्माण और उपयुक्त क्रियान्वयन और कानूनी नीति से संबंधित है। ऊपर लेवल, टॉप लेवल बात है, जो हमारी जो नौकरशाही वो क्या करती है, सिर्फ कार्य नीति का निर्माण करती है और उसको चलाती है, ठीक है। मध्य स्तर, मिडल लेवल जो था नौकरशाही में जो पर्यवेक्षक है, ऑडिट है या नेटवर्किंग है, जो संचार है, इस प्रकार के कामों को करता है। ये नौकरशाही 3 स्तरीय है, ठीक है, ये करता है। इसके लिए प्रशासनिक, तकनीकी और मानव कौशल का मिश्रण अपेक्षित है। विकास की अगली अवस्था स्तर पर नौकरशाही में अग्रलक्ष्मी, नवपरिवर्तनशील और उद्यमी होना होगा ताकि सेवा प्रदान, यानी नौकरशाही को क्या भैया, परिवर्तनशील होना पड़ेगा या उद्यमी होना पड़ेगा या खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम इसके क्या करना पड़ेगा, तभी हम सेवाओं को लोगों तक पहुंचा सकेंगे और नौकरशाही की जो भूमिका बदलेगी। संक्षेप में उभरती हुई शासन चुनौतियों को अगर शॉर्ट में बोलें, जो प्रेजेंट टाइम में जो शासन चुनौतियां उभर रही हैं उसमें नौकरशाही से रूपांतरण या बदलाव को निम्नलिखित शीर्षकों से समझा। ये प्रेजेंट टाइम में जो हमारी नौकरशाही उसमें जो बदलाव है, जो रूपांतरण है, उसको निम्न चीज़ों से समझ सकते हैं, ठीक है।
क्या क्या चीज़ों से वैश्वीकरण का तीव्र गति से बढ़ना, यानी जो वैश्वीकरण है वो तीव्र गति से बढ़ा, इसे नौकरशाही की भूमिका बदल रही है। सोशल मीडिया के कारण साइबर अपराध बढ़ रहा है संचार प्रौद्योगिकी समस्या से तेज गति से, यानी सोशल मीडिया से अपराध बढ़ रहा है और संचार मीडिया से क्या हो रहा है कि जो समस्या है वो तेजी गति से बढ़ रही है। इससे भी क्या है, शासन जो है नौकरशाही की भूमिका बदल रही है। ठीक है, प्रौद्योगिकी से उन्नति और सरकारी संचालन में विशाल स्तर पर डिजिटलीकरण। प्रेजेंट टाइम में अगर देखें प्रौद्योगिकी आने से, उन्नति को आने से प्रेजेंट टाइम में जितने भी विशाल काय हैं सभी में क्या डिजिटल क्रांति या डिजिटलीकरण हो गया भैया। शासन के नए नए साधन हैं, शासन की अगर हम बात करें कि नए नए साधन उनका भी यूज किया जा रहा। आगे देखिएगा, समाज में बहिष्कृत लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना से समावेशी नीतियाँ, यानी समाज में जो बहिष्कृत लोग हैं, जैसे पहले क्या थे, शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, या जो लोग थे, इनको क्या करना है, इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही उत्तरदायी किसको बनाना है, इनके लिए समावेशी नीतियों का क्या करना है, हमको निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो रहेगा सहभागी और नियोक्ता, यानी नियोक्ता मतलब साथ में जुड़ा हुआ, अर्थात नागरिक समाज को बेहतर शासन में संलग्न, यानी हमारा जो नागरिक समाज है उसको शासन प्रक्रिया में बेहतर रूप से लगना पड़ेगा, क्योंकि नागरिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। नए कौशलों और क्षमताओं का, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, नए कौशल और क्षमताओं का निर्माण करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों कर पाएंगे। भीतर और बाहरी सुरक्षा करना, यानी देश की भीतर अंदर से भी बाहर से भी सुरक्षा करनी है। निम्नलिखित कारणों से नौकरशाही की भूमिका बहुमुखी है, यानी इन कारणों से नौकरशाही की जो भूमिका है वह कई प्रकार की हो जाती है। हितधारकों के हितों की स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और जोड़ने वाला, यानी जो हमारा जो नौकरशाही है उसको क्या बोला जाता है कि हितधारक जो हैं उनके हितों की स्पष्ट रूप करना और उनको जोड़ने वाला है। समझौता करने वाला है मध्यस्थ, यानी जो अगर बात करें जो नौकरशाही वह समझौता भी करवा सकती है, आपको मध्यस्थता भी करवा सकती है। ठीक है, विशेष स्तर कौशल और संसाधन में योगदान, यानी जो हमारी नौकरशाही है विशेष स्तर के जो, अगर मैं बात करूं जो कौशल होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनमें योगदान देना समझा जाता है। नेटवर्क और कार्यनीति, यानी जो हमारी नौकरशाही वो क्या करती है, नेटवर्क को चलाने में या कार्यनीति को प्रबंधन करने में वो सारा क्या करती है, मैनेज करती है। अगला अनुक्रियाशीलता, अभिगम और बहुउद्देशीय आयाम, यानी बहुआयामी जवाबदेही की संवर्धन करना, यानी अनुक्रियाशीलता, लगातार क्रिएटिविटी रहना भैया, बहुआयामी कई सारे चीज़ों को लेकर के चलना है, और जवाबदेही के समर्थन को लेकर के ये सारी चीज़ें, यानी नौकरशाही की जो भूमिका बदल रही है, इसी प्रकार की चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसमें जो 2 पॉइंट थे, ठीक है, इसमें जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पॉइंट था देखिएगा, शासन की चुनौती और नौकरशाही की भूमिका। जैसे मैंने आपको इसमें क्या बताया, 7.5 और 7.6 बताया। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया है, 7.5 शासन की चुनौतियाँ और 7.6 नौकरशाही की बदलती भूमिका। इसमें जो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे शासन की अवधारणा का उद्भव कैसे हुआ भैया भारत में, शासन का अवधारणा था, यह शासन की गुणवत्ता क्या, ये 2-3 चीज़ें बची हैं, आपको मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। इससे पहले की जितनी क्लासें हैं वो भी मैं करवा चुका है, आप जा करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।